नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस चैंपियन अड्डा 24/7 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी इकोनॉमी की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में चीजें डिटेल से जानेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास की थोड़ी सी बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा था, यानी कि इकोनॉमी के टाइप के बारे में पढ़ा था। टाइप कितने थे? टाइप भी 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले था विदेशी संबंधों के आधार पर, उसके बाद था स्वामित्व के आधार पर, और तीसरा था विकास की अवस्था के आधार पर। ठीक है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो ये क्या होते हैं, इनको डिटेल से हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? हमारे टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। क्या है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर सेक्टर्स की हम बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। उसके बाद जो दूसरा प्रकार होता है वो है कार्य के आधार पर, और जो तीसरा है वो है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। अगर मैं आर्थिक क्रियाओं के आधार की बात करूं तो ये 5 तरह का होता है। मेनली ये 3 तरह के होते हैं, बट 2 को बाद में जोड़ दिया गया है। मेनली और जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान देते हैं वो मेनली 3 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। बाद में इन दोनों को भी जीडीपी में शामिल कर दिया गया है, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र को। तो हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब सर, ये प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें हम तो एक ऐसा एरिया जहां पर, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज होती है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है। यानी एक ऐसा क्षेत्र, जीडीपी है वो क्षेत्रों में बटी हुई है, तो एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकृति से रिलेटेड चीजें आती हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि हो गया, कृषि प्रकृति है। जैसे मिट्टी होगी, मिट्टी प्रकृति है, मिट्टी को कोई बना नहीं सकता। जैसे धूप है, हवा है, जैसे मान लो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है? जमीन से निकलते हैं। खनन है। ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल हैं। वन हो गए, ये सारी चीजें नेचुरल हैं। तो ये नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, उन्हें प्राइमरी सेक्टर में शामिल किया गया है। ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से हो, यह यानी कि प्रकृति से हो, तो इसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। यह द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। यानी आपकी जो डेफिनेशन है वो यहां तक है, यानी कि जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से होता है तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है। ये एक अलग पॉइंट है यहां से। यह द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चे माल को उत्पादन करता है, यानी कि इसमें क्या है? प्रकृति से रिलेटेड चीज होती है वो कच्चा माल होता है। जैसे मान लो कोई फसल है, तो फसल क्या है? वो कच्चा माल है, उसे डायरेक्ट हम खा नहीं सकते ना। या धूप है, तो धूप से क्या है कि धूप को अपने यूज में डायरेक्ट नहीं ला सकते। उसके लिए मान लो कुछ ना काम करना है, मान लो हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो उसके लिए दूसरी चीज बनानी होगी, तो वो एक रॉ है। उसके अलावा मान लो मिट्टी है, तो मिट्टी से डायरेक्ट आप काम नहीं कर सकते। मिट्टी से आपको पहले कुछ बनाना होगा, जैसे ईंट बनानी होगी या कोई नया कुछ बनाना होगा, तो पहले आपको एक सामान बनाना होगा तब यूज कर देंगे। ये क्या डायरेक्ट चीज यूज नहीं होती है, कच्चा माल होता है। तो प्राकृतिक क्षेत्र होता है वो कच्चे माल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया। यानी पशुपालन में क्या क्या आ जाता है? जैसे मान लो पाउल्ट्री फार्म हो गया, यानी कि मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया। ये किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। खनन का काम हो गया, या वन हो गए, जितने भी जो वन है, फॉरेस्ट है, ये क्या है? नेचुरल है। किसी हम तो इन्हें पेड़ों को तो बना नहीं सकते, पेड़ क्या प्रकृति के द्वारा बनाए गए। पेट्रोलियम हो गया, जो जमीन के नीचे से हम जो चीजें निकालते हैं वो क्या है? नेचुरल है सारी चीजें। जैसे धूप हो गई, हवा हो गई,
ये सारी चीजें नेचुरल है। तो जो नेचुरल चीजें होती हैं जीडीपी में जो अपना योगदान दे रही हैं, नेचुरल चीजें, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र रोजगार कितना देते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, तो उनका कितना नंबर है 42.5%। ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र है जो कि प्रकृति से रिलेटेड होता है। इसमें जो व्यक्ति काम करते हैं, जो रोजगार प्राप्त करते हैं, जो कृषि में काम कर रहे हैं, जो खनन का काम कर रहे हैं, जो पशुपालन का काम कर रहे हैं, या जो वन में कोई काम कर रहे हैं, या उसके अलावा पेट्रोलियम का कोई काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो प्रकृति से रिलेटेड है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में होगा। और उनका जो परसेंटेज है वो कितना है 42.5%। जो इसमें काम कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में, वो उनका कितना परसेंट है 42.5%। ये रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि इतने एम्प्लॉय हैं। ठीक है, जीडीपी की बात करें तो ये जीडीपी में योगदान है वो कम देता है, यानी कि हमारे जितने 5 क्षेत्र थे उनमें सबसे कम देता है। लेकिन इसका आपको आइडिया याद रखना है कितना, 17%। कितना 17% ये योगदान देता है जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं, लेकिन जीडीपी में योगदान इसका सबसे कम है। एक पॉइंट आपको ये नोट डाल के याद रखना है। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग अपने कार्य करते हैं और जीडीपी में योगदान इसका सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। क्या आता है सेकेंडरी क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र के यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र आपको याद रखना है, पीछे वाले पॉइंट मैंने एक बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल प्रोड्यूस होता है। यानी कि एक प्राथमिक क्षेत्र से कोई भी कच्चा माल है उसको विनिर्माण करता है, उसको विनिर्माण करके उत्पादन करता है उसका, तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। विनिर्माण मतलब एक वस्तु से दूसरी चीज बनाना, एक वस्तु से दूसरी चीज बनाना, इसे हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, यानी यहाँ पर आपको फैक्ट्री देखने को मिलेगी, कारखाने आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर चीजों का उत्पादन हो रहा होगा। ठीक है, तो उसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का उपयोग करके नया उत्पादन बनाना इसका क्या है उद्देश्य, इसका काम है। इसका काम क्या है कि जो प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चा माल था, जो कच्चा माल प्रोड्यूस हो रहा था, खेती से जो कच्चा माल आ रहा था, उसके अलावा ऐसे वन थे, वन से क्या लकड़ियां आ रही थी, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, पानी हो गई, इन सबको यूज करता है, उन सबको विनिर्माण करके एक नई चीज बनाता है, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, जैसे आलू। अब आलू से देखो यहाँ चिप्स बन रहा है, यानी कि एक जो चीज थी आलू था, तो आलू क्या था रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल इसने क्या बना दिया, चिप्स बना दिया। तो चिप्स क्या है, चिप्स कारखाने में बना होगा, फैक्ट्री में बना होगा, तो ये क्या है विनिर्माण कर रहा है चीजों को। जैसे दूध है, दूध से इसने पनीर बना दिया। क्या बना दिया, दूध से इसने पनीर बना दिया। दूध था वो प्राथमिक क्षेत्र का था, और जो दही और पनीर बन गया ये क्या है सेकेंडरी क्षेत्र में आ गया। ठीक है, जैसे लोहा है, तो लोहे को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। आज कितना यूज करोगे, मतलब डायरेक्ट एक लोहे का मान लो आपको एक इस शेप में मान लो लोहे का मैं तुम्हें दे दूं, तो आप इसको किस में यूज करेंगे। आप मान लो लोहे का कोई शेप तो आपको चाहिए, लोहे का आपको कोई शेप चाहिए, उससे तो आप यूज कर सकते, बट लोहे का एक इतना बड़ा पत्थर जैसा दे दिया कि लो भाई से यूज कर लो, तो नहीं कर पाओगे। तो लोहे को विनिर्माण करता है, लोहा जमीन से निकला, मान लो ऐसा गोल गोल एक पत्थर सा निकल आया, अब आप उसे कहाँ यूज करोगे, कहीं नहीं यूज कर सकते। तो ये अब फैक्ट्री में जाएगा, इसको विनिर्माण करेंगे और लोहे की बहुत सारी चीजें बनती है, वो चीजें बनाएंगे। तो लोहे से स्टील मान लो बना रहे, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे जो आपके लाइफ में यूज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल हो गया गन्ने का। अब गन्ने से क्या चीनी बन रही है, जो गन्ना है वो क्या है कृषि से रिलेटेड है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, नेचुरल है। तो गन्ने से क्या चीनी बन रही है, गन्ने से चीनी बन रही है, तो जो चीनी जो विनिर्माण हो रही है, जो चीनी बन रही है,
इसे हम क्या कहेंगे, विनिर्माण कहेंगे। और ये किस क्षेत्र में आएगा, द्वितीयक क्षेत्रक में, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी क्षेत्रक में आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, यानी कि टर्सरी सेक्टर वो क्षेत्र होता है जो व्यक्तियों को सेवा देता है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र में लोग होते हैं और जो प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में लोग होते हैं उन्हें सेवाएं देता है। एक मिनट, एक पॉइंट आपको तृतीयक क्षेत्र में आपको एक पॉइंट और याद रखना है। ठीक है, क्या पॉइंट याद रखना है, यहां लिख देता हूं मैं। क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये कैसे कट गया, द्वितीयक क्षेत्र, वेयर इज द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र कहां गया भाई, एक मिनट, ये क्या हुआ, एक मिनट, एक मिनट, नहीं यार ये गया कहाँ, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, हाँ ये गया द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि इसकी जो इसमें यानी द्वितीय क्षेत्र में रोजगार कितने लोग प्राप्त करते हैं, जो द्वितीय क्षेत्र था हमारा, द्वितीय क्षेत्र में रोजगार की बात करें तो रोजगार कितने लोग करते प्राप्त करते हैं इसमें, करीब 32%, सॉरी 25%, कितने 25%। और इसका जीडीपी में योगदान कितना है, जीडीपी में योगदान की मैं बात करूं तो योगदान कितना है इसका, 29%। ठीक है, रोजगार कितने लोग प्राप्त करते हैं इसमें, 25%। और जीडीपी में इसका योगदान कितना है, 29%। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार कितने लोग प्राप्त कर रहे थे, प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग रोजगार प्राप्त कर रहे थे, 45%, 42%। और जीडीपी में योगदान कितना था, 17%। ठीक है, अब आता है तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर की हम बात करें तो टर्सरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के जो लोग होते हैं, जो काम होता है, उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर है, उन दोनों को ये सेवाएं प्रदान करता है, उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में वस्तु उत्पादित नहीं होती है, बल्कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की वस्तुओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, ये सेवाएं प्रदान करते हैं। सेवाएं क्या होती हैं, यानी कि जैसे मान लो एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस ने मुझे हॉस्पिटल ले गई तो उसने मुझे सेवा दी, मैंने उसको पैसे दिए। मैं रेल में गया, रेल में बैठा, रेल ने मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, मुझे सर्विस दी, तो मैंने उसको पे किया, पेमेंट किया, लेकिन उसने मुझे सर्विस दी। मैं किसी होटल में रुका तो वहां मुझे सर्विस मिली, मैं स्कूल में पढ़ने गया तो मुझे वहां सर्विस मिली,
मान लो मैं किसी मॉल में कपड़े खरीदने का, तो वहां सर्विस मिली, तो क्या है कि यहाँ सर्विस दी जाती है, तो उस सर्विस से जो पैसा आता है, जो टैक्सेस से पैसा आता है, जीएसटी वगैरह से आता है, वो इस जीडीपी में ऐड होता है। ठीक है, तो सर्विस कौन कौन सी, जैसे एग्जांपल आपके सामने है, एग्जांपल आपके सामने, जैसे बैंकिंग होगी, बैंक आपको क्या सर्विस देती है, स्कूल आपको सर्विस देते हैं, हॉस्पिटल आपको सर्विस देते हैं, होटल हो गया, या पर्यटक टूरिज्म हो गए, टूरिस्ट होते हैं वो क्या है सर्विस देते हैं, यातायात हो गए, प्लेन से जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो ये क्या है आपको सर्विस मिल रही है। तो जो सर्विस सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, इसमें व्यक्ति को सर्विस दी जाती है। ठीक है, अगर मैं तृतीय क्षेत्र की बात करूं, तो तृतीय क्षेत्र में जो जीडीपी योगदान होता है वो कितना होता है 54%, यानी कि 54% ये जीडीपी में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, ठीक है, जीडीपी में जो योगदान देते हैं कितना, तृतीय क्षेत्र कितना योगदान देता है जीडीपी में 54%, और रोजगार कितना देता है 32.5%। ठीक है, कितना 32.5%, यानी कि 32.5% इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, कितना 32.5%, और जीडीपी में कितना योगदान देता है 54%, यानी कि 54%। सबसे ज्यादा योगदान यही देता है, सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान तृतीय क्षेत्र देता है, सबसे कम जो योगदान देता है वो प्राइमरी सेक्टर देता है। सबसे ज्यादा जो रोजगार मिलता है वो प्राइमरी सेक्टर में मिलता है, और सबसे कम जो रोजगार मिलता है वो द्वितीय क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, कौन से में, द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद करेंगे बात क्वार्डनरी क्षेत्र एंड क्वीनरी क्षेत्र, यानी चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र के बारे में। ठीक है, क्वार्डनरी एंड क्वीनरी। सबसे पहले आता है चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र में क्या होता है, यानी कि बौद्धिक कार्य, यानी कि बौद्धिक कार्य यानी दिमाग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सारी चतुर्थक क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, यानी कि बौद्धिक कार्यों को चतुर्थक क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसकी डेफिनेशन होगी, क्या होगी, बौद्धिक कार्यों को चतुर्थक क्षेत्र में शामिल किया गया है। जैसे शिक्षा हो गई, यानी कि कोई भी स्कूल है, कोई भी लाइब्रेरी है, आईटी का काम है, कंप्यूटर का काम है, डेटा एनालिस्ट का काम है, और ऐसी चीजें जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे परामर्श दे रहे किसी को आप, या कोई सूचना औद्योगिक का काम है, लाइब्रेरी का आप चला रहे हैं, या शिक्षा से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपका कोचिंग सेंटर है, छोटा मोटा स्कूल है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कोई क्वाड्रनरी क्षेत्र में शामिल की गई, यानी कि चतुर्थक क्षेत्र में इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, पंचम क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर क्या शीर्ष निर्णयकर्ता, यानी कि टॉप डिसीजन मेकिंग लोग होते हैं, उनको शामिल किया गया है। क्या, शीर्ष स्तर के लोग होते हैं, शीर्ष स्तर पर जो कामों को संभालते हैं, उन्हें इसमें शामिल किया गया। जैसे प्रशासन के लोग हो गए, ठीक है, जैसे जुडिशियरी के लोग हो गए, जैसे मान लो एनजीओ चला रहे हैं बहुत से लोग, वो हो गए क्या, वो भी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वैज्ञानिक हो गए, मीडिया के लोग हो गए, जज हो गए, संगीतकार हो गए, इन लोगों को इसमें शामिल किया गया पंचम क्षेत्र में। पंचम क्षेत्र में किसे शामिल किया गया, शीर्ष निर्णयकर्ता, यानी कि जो निर्णय लेने के शीर्ष स्तर पर लोग बैठे होते हैं, जो टॉप रैंकिंग के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें पंचम क्षेत्र में शामिल किया गया, यानी कि क्वीनरी क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व की हम बात करें तो स्वामित्व दो तरह का होता है। किसी भी चीज पर स्वामित्व होता है वो मेनली दो तरह का होता है, एक तो निजी स्वामित्व होता है, एक सार्वजनिक स्वामित्व होता है। ठीक है, तो निजी होता है मतलब निजी से ही समझ में आ रहा होगा, नहीं अपना। सार्वजनिक माने सबका, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, नहीं सबका स्वामित्व, और निजी माने अपना खुद का स्वामित्व। तो अब तो डेफिनेशन क्लियर हो गई।
यानी कि जिस काम में सरकार की भागीदारी 51% से अधिक होती है तो वो सार्वजनिक होता है, यानी कि सब लोगों का। यहाँ अधिकतम लोक कल्याण की बात होती है, यानी सब व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, देखो स्वामित्व किसका था, यानी सरकार का। मुख्य उद्देश्य किसका था, मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था सबका कल्याण होना। इस काम में यानी कि ये सार्वजनिक काम होते हैं, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, उनकी जो पदोन्नति होती है वो उनकी सीनियरिटी बेस पर होती है, सीनियरिटी के बेस पर होती है, यानी कि वरिष्ठता के आधार पर। यानी कि कौन कितने दिनों से काम कर रहा है, जो ज्यादा यानी कि ज्यादा टाइम से ज्यादा समय हो गया है उससे पहले प्रमोशन मिलेगा, और जिसको समय कम हुआ है उससे प्रमोशन कम मिलेगा। ठीक है, तो सार्वजनिक में क्या होता है, पदोन्नति, यानी कि पद का जो क्या होता है कि उसे बोलते हैं, यानी कि पदोन्नति होती है तो पद से ऊपर यानी कि बढ़ते जाते हैं तो उसे पदोन्नति बोलते हैं। किसी भी काम में आप होते हैं तो पदोन्नति होती है, वो वरिष्ठता के आधार पर होती है। इसकी विशेषताएं की बात करें हम तो क्या विशेषताएं, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो सरकारी सेक्टर है, सरकारी सेक्टर मतलब निजी सॉरी सार्वजनिक यानी सबकी साझेदारी, सरकार की साझेदारी है इसमें। तो इसमें जो नौकरी होती है वो स्थिर नौकरी होती है, इसमें पेंशन मिलती है, इसमें आवास मिलता है, इसमें हेल्थ से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, शिक्षा से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। इन सबको क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। ठीक है, फिर आता है निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो निजी हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है किसी भी व्यक्ति की। जैसे आपकी है, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपका पैसा 51% से अधिक किसी में लगा है तो फिर वो प्राइवेट है चीज। किसी व्यक्ति का किसी काम में 51% से अधिक साझेदारी होती है, पैसा लगा होता है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। किसी काम में 51% से अधिक पैसा सरकार का लगा होता है तो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य क्या थे, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व क्या था, पदोन्नति कैसे होती थी और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी वो हमने पढ़ ली है। निजी क्षेत्र की हम बात करेंगे तो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी की हम बात करें तो 51%, जिसमें जिस यानी कि किसी काम में व्यक्ति की 51% से अधिक की हिस्सेदारी होती है तो प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है निजी लाभ कमाना। यानी भाई मैंने पैसे लगाए, मैंने पैसे लगाए तो मैं ही तो कमाऊंगा, मैं भाई लाभ कमाऊंगा, मैंने पैसे लगाए, या मैं लोक कल्याण थोड़ी करूंगा। वहां तो सरकार ने पैसे लगाए थे, सरकार ने कोई अपनी जेब से लगाए थे, सबका टैक्स आया था वो सरकार ने लगा दिया। अब सरकार सबको इसमें क्या है यूज करा रही है, उसमें कल्याण कर रही है लोगों का। लेकिन यहाँ तो पैसा मैंने अपनी जेब से लगाया है, ये तो मेरी खुद की चीज है, तो खुद की चीज है तो मैं तो अधिक से अधिक लाभ कमाऊंगा। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, निजी लाभ कमाना। पदोन्नति की हम बात करें तो यहाँ जो पदोन्नति होती है वो मेरिट के आधार पर होती है, वो शिक्षा के आधार पर होती है, वो एजुकेशन के आधार पर होती है, योग्यता के आधार पर होती है। ठीक है, यानी कि जो जितना होशियार होगा, जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जो जितना इंटेलिजेंट होगा उस वो पद पर जल्दी पहुंचेगा, उसका प्रमोशन जल्दी होगा। ठीक है, और यहाँ क्या था, यहाँ पर जो प्रमोशन था वो वरिष्ठता के आधार पर था, यानी कि आप कितने एज्ड हो गए। सरकारी यानी कि गवर्नमेंट नौकरी है उनमें आप देखते होंगे कि वहां प्रमोशन उम्र के हिसाब से होते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे वहां पर आपकी एबिलिटी के आधार पर होते हैं, आपकी योग्यता के आधार पर होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं की हम बात करें तो इसमें अस्थिर नौकरी होती है, यहाँ पर नौकरी फिक्स नहीं होती है। अस्थिर नौकरी यानी कभी भी हट सकती है नौकरी, नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है। और इसमें क्या है, नौकरी फिक्स होती है कि 50 साल तक करनी है तो 50 तक आप करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 60 तक की उम्र है तो 60 तक करेंगे, जैसी नौकरी में चीजें दे रखी हैं उस समय तक आप नौकरी करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। यहाँ पर वेतन की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर थे उन प्राइवेट सेक्टर से इसमें नौकरी यानी कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जो होती है उसमें वेतन ज्यादा होता है। सरकारी नौकरी के कंपैरिजन में प्राइवेट जो नौकरियां होती हैं उनमें वेतन होता है वो अधिक होता है।
यहाँ कंपटीशन हाई होता है, हर व्यक्ति चाहता है मेरा प्रमोशन हो, मैं अच्छा करूं, हर व्यक्ति अच्छा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर कंपटीशन अधिक होता है निजी क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के आधार पर। कार्य के आधार की हम बात करें तो कार्य के आधार पर दो तरह के ये क्षेत्र होते हैं, एक होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, यानी कि संगठित और असंगठित। समझ में आ रहा है, वर्ड से कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यानी कि नौकरी में वेतन तथा छुट्टी तीनों चीजें निश्चित नहीं होती हैं। कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आपकी नौकरी का कोई निश्चित समय नहीं है, आपकी सैलरी का कोई निश्चित समय नहीं, कब आएगी कितनी आएगी, ना आपके छुट्टियों का ना वेतन का, कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, तो उसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। फिक्स हो सॉरी ये नहीं होते हैं तो वो तो मैंने असंगठित बता दिया। संगठित का मतलब है यहाँ पर नौकरी, वेतन, पेंशन, आना जाना, छुट्टी वगैरह सब कुछ फिक्स होता है, तो उसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। यानी कि हर चीज फिक्स होती है कि आपको साल में कितनी 14 छुट्टियां मिलेंगी, आपका वेतन है वो फिक्स रहेगा, आपका वेतन फिक्स टाइम पे आएगा, आपकी नौकरी है वो फिक्स रहेगी कि आपको 20 साल ही है तो 20 साल करनी है। तो यहाँ पर सारी चीजें फिक्स होती हैं, निश्चित होती हैं, उसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं तो उदाहरण आपके सामने है, जैसे सरकारी कंपनियां हो गई, सरकारी कंपनी में एक बार जो जॉब लग गई तो आपका जो टाइम उसमें दे रखा है कि आप 20 साल तक नौकरी करेंगे या आप 60 साल के हो जाएंगे तब रिटायर होंगे, तो फिर तभी होंगे, ऐसा नहीं है बीच में भगा दिया जाए आपको। या जो सैलरी की बात हुई है वो सैलरी मिलेगी, जितनी तारीख तक की बात हुई है कि इतनी तारीख तक सैलरी आएगी उतनी सैलरी आएगी, आपकी छुट्टियां जितनी पहले आपने निश्चित की है वो सारी आपको छुट्टियां मिलेंगी। तो जो सब चीज निश्चित होती है उसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे सरकारी कंपनी हो गई या सरकारी नौकरी हो गई, किसी बड़ी कंपनी, मान लो प्राइवेट भी है तो कोई बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, रेलवे हो गई, बैंकिंग हो गई, सेना हो गई, यानी सरकारी कोई जॉब हो गई, ये सारी संगठित क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे असंगठित क्षेत्र, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, यानी कि यहाँ पर चीजें फिक्स नहीं होती, आपकी नौकरी कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है अगले महीने भगा दिया जाए, आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, हो सकता है अगले महीने 30,000 थी, हो सकता है इस महीने 15,000 रह जाए, 20,000 रह जाए, आपने कोई ऐसा मान लो चीज नहीं कर पाई, आपने मान लो उतना अच्छी कंपटीशन में आप नहीं लड़ फाइट कर पाए, तो हो सकता है आपकी सैलरी कम हो जाए। यहाँ आपकी छुट्टी फिक्स नहीं होती है, आपकी नौकरी फिक्स नहीं है, आपके वेतन भत्ते फिक्स नहीं है, आपके सैलरी आने का टाइम फिक्स नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। यानी नौकरी, वेतन, समय और भी जो चीज होती हैं वो अनिश्चित होते हैं, तो उसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जैसे प्राइवेट टीचर हो गए, यानी कि जो प्राइवेट टीचर है वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है, किसी दिन स्कूल में 3 बजे तक रह रहे हैं, किसी दिन 12 बजे आ गए। किसान हो गया, किसान क्या है अपने हिसाब से काम कर रहा है, दिन में 4 घंटे कर लिया, 2 घंटे कर लिया, किसी दिन बिल्कुल नहीं किया, तो क्या है किसान हो गया। ड्राइवर हो गया, दुकान वाले हो गए जो अपने दुकान पर रहते हैं, या मजदूर हो गए, तो इनके काम क्या है फिक्स नहीं है, मजदूरी आज मिल रही है कल नहीं मिले, हो सकता है ना मिले, तो ये क्या है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में क्या है कि जहां पर भी नौकरी का वेतन भत्ते छुट्टियां वगैरह कुछ भी चीज निश्चित नहीं होती है, तो उसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे कॉलर जॉब्स। कॉलर जॉब्स जो हमने अभी कामकाज पढ़े थे, उन कामों को कलर के आधार पर बांटा गया है, उन्हें हम कॉलर जॉब्स कहते हैं। यानी कि किसी कोई भी काम फिक्स नहीं होता है तो क्या था, असंगठित था, और जहां काम फिक्स होता है वो क्या था, संगठित था। तो वो जो काम थे उन कामों को कलर के आधार पर बांटा गया है, उन्हें हम कॉलर जॉब्स कहते हैं, ठीक है।
कॉलर जॉब्स की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, यानी कि शारीरिक श्रम और कपड़ों के आधार पर नौकरियों का वर्गीकरण कॉलर जॉब्स कहलाता है। ठीक है, शारीरिक श्रम और कपड़ों के आधार पर नौकरियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कॉलर जॉब्स कहलाता है। कॉलर जॉब्स हैं वो कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू कॉलर जॉब्स। किसकी बात करेंगे? ब्लू कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होती है? ब्लू कॉलर जॉब्स की प्रकृति क्या होती है? तो इसमें क्या है, जो शारीरिक श्रम होता है, शारीरिक श्रम जो होता है, जैसे मजदूर हो गए, मजदूरी कर रहे हैं, पूरे दिन दोपहरी में काम कर रहे हैं, बोरे डाल रहे हैं, ईंटें डाल रहे हैं, या कोई भी ऐसे प्लम्बर हो गया और इलेक्ट्रीशियन हो गया, या जो काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, भवन निर्माण का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा वर्क होता है, यानी शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, तो उसे हम ब्लू कॉलर जॉब्स में ऐड करते हैं। ठीक है, रेड कॉलर जॉब्स नेक्स्ट हमारा है। रेड कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब क्या होती है? यानी कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं और जो प्राथमिक क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम रेड कॉलर जॉब्स में शामिल करते हैं। मतलब यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो चपरासी टाइप के, यानी कि छोटे स्तर पर ग्रुप डी सी की नौकरी होती है, बी की मान लो, यानी कि बी सी डी ई ग्रुप की जो नौकरियां होती हैं, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें हम रेड कॉलर जॉब्स में शामिल करते हैं। और उसके साथ साथ जो प्राथमिक क्षेत्र से व्यक्ति आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र वाले जो काम करते हैं, जैसे कृषि से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, या कोई खनन का काम कर रहा है, या कोई लकड़ियों का काम कर रहा है, कोई वन का काम कर रहा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का काम कर रहा है, किसान है कोई, तो वो रेड कॉलर जॉब्स में आएगा। किस में आएगा? रेड कॉलर जॉब्स में आएगा। ठीक है, जैसे किसान हो गया, सार्वजनिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनको रेड कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। व्हाइट कॉलर जॉब्स नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होता है? यानी कार्यालय आधारित पेशेवर जो व्यक्ति होते हैं, प्रशासन का काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि ऑफिस में बैठ करके काम करने वाले होते हैं, या प्रशासन का काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। जैसे ऑफिस में बैठ के कौन काम कर रहा है? डॉक्टर कर रहा है, टीचर कर रहा है, बैंकिंग के व्यक्ति वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, या प्रशासनिक का जो काम कर रहे हैं, उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होती है? यानी कार्यालय आधारित व्यक्ति जो काम कर रहे होते हैं, या प्रशासनिक का काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पिंक कॉलर जॉब्स। पिंक कॉलर जॉब्स क्या होता है? यानी कि पारंपरिक रूप से महिलाओं के काम माने जाने वाले कार्यों को पिंक कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। यानी कि ऐसे काम जिन्हें ज्यादातर महिलाएं करती हैं, यानी कि महिलाओं के जो काम होते हैं उन्हें पिंक कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। जैसे महिलाएं क्या काम करती हैं? यानी कि सोशल वर्क है। सोशल वर्क मतलब समाज में कोई काम है, समझाने का है, या चाहिए डिटेल से बताने का, यानी कि जाते नहीं कि आप कंट्रोल करो लोगों को, तो ऐसे क्या सोशल वर्क हो गया, नर्सिंग हो गया, नर्सिंग का काम हो गया, या शिक्षक टीचर हो गई, या कॉल सेंटर हो गई, रिसेप्शन पे आपने बैठे देखा होगा, तो ये सारे जो काम होते हैं महिलाओं के, उन्हें पिंक कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया। कॉल सेंटर पे फोन आते हैं, बैच खरीद लो, या आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, इस तरह की जो नौकरियां होती हैं। रिसेप्शन पे आप होटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, या किसी मॉल में जाएंगे, तो आपको वहाँ लड़कियां मिलेंगी रिसेप्शन पे। तो वो आपको जो ये जो जॉब होती है लड़कियों की, ये पिंक कॉलर जॉब्स में ऐड की गई है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रीन कॉलर जॉब्स। ग्रीन कॉलर जॉब्स क्या होता है? यानी कि पर्यावरण से संबंधित, जो पर्यावरण से संबंधित होता है, पर्यावरण से संबंधित जो भी काम होते हैं, जो भी व्यक्ति काम करते हैं पर्यावरण के लिए, उन्हें ग्रीन कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। उदाहरण, पर्यावरण परामर्शदाता, यानी कि पर्यावरण के लिए परामर्श दे रहे हैं कि ऐसे आप पर्यावरण पर काम करें, इतने पेड़ लगाएं, इसके लिए तमाम तरह के काम करें, तो क्या है, अपने आइडियाज दे रहे हैं काम के लिए। उसके बाद सौर पैनल हो गए, सौर पैनल को लगाओ, धूप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, पवन चक्कियां लगाओ, पवन चक्कियों से इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हवा को भी अपने यूज में लो, धूप को भी अपने यूज में लो, और पर्यावरण पर काम करो, पर्यावरण के एनवायरनमेंट को सुधारो। तो इन सब पर जो अपने
क्या है, परामर्श देते हैं, काम करते हैं, उन्हें ग्रीन कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। उसके बाद आता है गोल्ड कॉलर जॉब्स। गोल्ड कॉलर जॉब्स क्या होते हैं, यानी कि जो बहुत ही हाई क्वालिफाइड होते हैं, हाई स्किल्ड पर्सन होते हैं, उन्हें गोल्ड कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि ठीक ठाक लेवल की पढ़ाई करते हैं, जैसे IITN हो गए, CEO हो गए, किसी कंपनी के CEO हो गए, या CA हो गए, या वित्तीय विश्लेषक हो गए, कोई डॉक्टर हो गए फेमस आप, या साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है, डॉक्टर हो गए, वित्तीय विश्लेषक हो गए, उसका IITN हो गए, MBBS हो गए, चार्टर अकाउंटेंट हो गए, तो इन सबको गोल्ड कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। गुरिंदर सर, क्लास है आपकी। फिर आता है ग्रे कॉलर जॉब्स। क्या आता है, ग्रे कॉलर जॉब्स। ग्रे कॉलर जॉब्स क्या होता है, ग्रे कॉलर जॉब्स की मैं बात करूं तो इस यानी कि सेवानिवृत्ति के बारे में, रिटायरमेंट के बाद भी जब व्यक्ति काम करता है, कोई भी व्यक्ति जो रिटायरमेंट होने के बाद भी काम करता है, तो उसे ग्रे कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। रिटायर होने के बाद काम जो व्यक्ति करता है, उसे ग्रे कॉलर जॉब्स में शामिल किया गया है। जैसे यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद, जैसे सुरक्षा गार्ड हो गए। सुरक्षा गार्ड्स को आप देखना, उदाहरण है ये, सुरक्षा गार्ड आपको बहुत से ऐसे मिलेंगे कि पहले कहीं काम कर रहे थे, मान लो बहुत से आपको देखना जगह जगह आपको बहुत से फौजी दिखाई देंगे, यानी कि फौज से रिटायर है, फौज से रिटायर होने के बाद में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, बहुत से आपको देखने को मिलेंगे। तो जो क्या है, एक जगह से अपनी यानी कि पहले कई काम कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा से काम शुरू करते हैं, तो ग्रे कॉलर जॉब्स में ऐड किए जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट होने के बाद काम कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, या डाकिया हो गए, पोस्टमैन हो गए, या रिटायर्ड जज हो गए। रिटायर्ड जज हो गए, कोई ऐसा मुकदमा आ गया, कोई ऐसा केस आ गया जो सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व के लिए उनकी परामर्श चाहिए, तो उन्हें फिर से जो काम पे बुला लिया जाए, या वो खुद ही काम पे आ जाएं, तो क्या है, ग्रे कॉलर जॉब्स कहलाएंगे। रिटायर्ड लोग हो गए। विशेषज्ञ डॉक्टर हो गए, यानी कि डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, पहले मान लो सरकारी थे, या कहीं अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे, अब वो रिटायर हो गए, सरकारी थे रिटायर हो गए, अब फिर से उन्हें बुला लिया गया कि भाई एक मैटर फंस गया है और वो सही नहीं हो रहा है, तो आप आइए। जैसे पुलिस अधिकारी हो गए, पुलिस अधिकारी क्या काम नहीं संभल रहा है, तो फिर से उन्हें बुला लिया गया, तो ये क्या है, ग्रे कॉलर जॉब्स में इन्हें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद में। ठीक है, ये क्या भाई, क्विक रिवीजन, यानी कि जो कुछ हमने पढ़ा है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ये क्लास हमारी खत्म हो गई। अब यहाँ क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन क्या है, क्विक रिवीजन की हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है रोजगार बनाम GDP। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार है, रोजगार कितना 42.5%, और सबसे कम GDP है। GDP कितनी है, 17%। उसका तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की प्रकृति, यह क्षेत्र में कोई वस्तु नहीं बनाता है बल्कि सेवाएं प्रदान करता है, और सबसे ज्यादा GDP में योगदान देता है 54%। ठीक है, उसके बाद गोल्ड कॉलर जॉब्स और कॉलर जॉब्स हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट में आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। आपके जुड़ने से आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय।